Hello everyone. Today we'll be doing NCERT class 7, chapter 1, exercise 1.1. So in this chapter we are learning about integers. So let's start doing the questions. The first question is, the following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. यानी कि ये जो हमें नंबर लाइन यहाँ पर गिवन है, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, कुछ प्लेसेस का किसी एक दिन का टेम्परेचर. तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने से क्या होता है, हमें सीधा सीधा कंपैरिजन दिख जाता है. यानी कि जो जितना राइट में जाएगा उतना वार्म होगा और जितना लेफ्ट साइड हम जाएंगे प्लेसेस उतनी कोल्ड होती चली जाएंगी. ठीक है, टेम्परेचर उतना कम होगा यानी कि कोल्ड होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. ठीक, नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे और हमें ये बताना है किस जगह पर कितना टेम्परेचर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये है हमारा 0. ठीक, सो ये हो गया 1 2 3 4 5. तो शिमला कितना हो गया? शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट ये है 10, तो ये होगा 11 12 13 14. तो ऊटी का टेम्परेचर कितना? 14 डिग्री सेल्सियस. देन कम्स बेंगलुरु. बेंगलुरु में देखिए 20 21 22. तो बेंगलुरु कितना हो गया? 22 डिग्री सेल्सियस. तो सबसे ज़्यादा वार्म कौन सी जगह है इनमें? बेंगलुरु इज़ वार्मेस्ट. देन कमिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द 0, ये है श्रीनगर. ये कितना हो गया? ये हो गया -1 -2. तो श्रीनगर कितना हो गया? श्रीनगर हो गया -2 डिग्री सेल्सियस. देन द लास्ट वन लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति ये हो गया -5 -6 -7 -8. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक, अब इसको हम लिख लेते हैं. By observing the number line, we can find the temperature of the cities as follows. Temperature at Lahaul Spiti is, कितना है temperature at Lahaul Spiti? -8 degree Celsius. Then temperature at Srinagar is, कितना है श्रीनगर का temperature? -2 degree Celsius. Then comes temperature at Shimla is, कितना है शिमला का टेम्परेचर? 5 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड. देन टेम्परेचर एट ऊटी इज 14 डिग्री सेल्सियस. वी कैन सी हियर ऊटी, दिस इज 14 डिग्री सेल्सियस. देन कम्स द टेम्परेचर एट बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस. Clear? Done with the first part. Now we'll be doing part 2. What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? ठीक, so हमने देखा था नंबर लाइन पे which is the hottest place, बेंगलुरु, and which is the coldest place, that's लाहौल स्पीति. तो इन दोनों का टेम्परेचर हमें डिफरेंस देखना है. ठीक, तो द टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट इज बेंगलुरु इज, कितना है बेंगलुरु का टेम्परेचर? 22 डिग्री सेल्सियस. Then the temperature at the coldest place that is Lahaul Spiti is, कितना है लाहौल स्पीति का? -8 डिग्री सेल्सियस. अब जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटा माइनस करते हैं. तो बड़ा मतलब 22 डिग्री सेल्सियस और छोटा कौन सा हुआ? -8 डिग्री सेल्सियस. दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेते हैं. द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इज 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक, लेट्स कैलकुलेट. 22 -8, 22 minus becomes +8 which is 30. यूनिट बिल्कुल नहीं भूलेंगे, डिग्री सेल्सियस. नाउ द आंसर स्टेटमेंट. हेंस द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इज, कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, so this was part B.
Coming on to part C. What is the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar? From the given number line, the temperature at Lahore Spiti is, अब हमें किसका किसका डिफरेंस बताना है, टेम्परेचर डिफरेंस लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, तो इनका भी लिख लेंगे फटाफट. लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस. देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर इज, श्रीनगर का टेम्परेचर वॉज -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक. Therefore, the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar is what? इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कौन सा है बिगर, -8 बड़ा है कि -2 बड़ा है. नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर बड़ा होता है माइनस में वो जाके छोटा हो जाता है. इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ, -2 इज ग्रेटर देन -8. इसलिए हम -2 में से -8 को माइनस करेंगे. ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए -2 डिग्री सेल्सियस -8 degree Celsius. This becomes -2 minus -8 -2 minus becomes +8, which is 6 degrees Celsius. ठीक है. So now the closing statement, that's important. The temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar is 6 degrees Celsius. Okay, chalo. Moving on to the fourth part of the same question. Can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? And then we have another part in the same question. Is it also less than the temperature at Srinagar? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो प्लेसेस का टुगेदर यानी कि ऐड करके देखेंगे. ठीक, तो पहले किसका ऐड करना है हमको, श्रीनगर एंड शिमला. सो लेट्स सी. द टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस. Temperature at Shimla is 5 degrees. The temperature of Srinagar and Shimla taken together कितना हो जाएगा, taken together the temperature will be -2 degrees Celsius plus 5 degrees Celsius, which is -2 plus 5 equal to 3 degrees Celsius. अब हमें किसको किसको कंपेयर करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करना था ना, than the temperature at Shimla. इन दोनों का सम और शिमला, इनसे कंपेयर करना है. तो सम कितना है हमारे पास, 3 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा कितना, शिमला का टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री सेल्सियस. बताएं इन दोनों में से कौन बड़ा है, 3 डिग्री या 5 डिग्री? ऑफ कोर्स 5 डिग्री. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन temperature at Shimla. ठीक, so done with the first part of the same question. और इसका second part क्या है, is it also less than that of Srinagar? श्रीनगर से कंपेयर करें तो क्या होगा, श्रीनगर में टेम्परेचर कितना है, दोनों का सम कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस. और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर वॉज -2 डिग्री सेल्सियस. अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है कि 3? ऑफ कोर्स 3. तो second statement does not hold true. So it is not less than the temperature of Srinagar. The temperature at Srinagar, the temperature of Srinagar and Shimla taken together is not less than that of Srinagar. Clear? So this was question number 1 from the exercise. Next we'll be doing question number 2. Hello everyone. Today we'll be doing NCERT class 7, chapter 1, integers, exercise 1.1. Question number 2. Now question number 2 says, in a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. Now if Jack scores
in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैक के किसी क्विज के राउंड्स में क्या क्या मार्क्स उसको मिले हैं, वो मार्क्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमको उसका टोटल स्कोर बताना है कि उसने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमको थी वो हमें नोट करनी होती है सबसे पहले। फ्रॉम द क्वेश्चन, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, क्या है उसके स्कोर्स? स्कोर्स आर 25, -5, -10, 15 एंड 10। ठीक, 5 राउंड्स थे और 5 यहाँ पे उसके मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब हमको क्या पता करना है, हमें टोटल पता करना है। तो टोटल वॉज, द टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड विल बी, कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब हमें कैसे करना चाहिए, जब हमें इस तरीके से दिए हुए हैं मार्क्स या नंबर्स हमारे इंटीजर्स इस तरह से हैं प्लस माइनस में, तो पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटीज़ को अलग ऐड करेंगे और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स सी हाउ। सो लेट्स राइट, दिस इज 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 और प्लस 10। अब सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को एक साथ लिख लेते हैं और नेगेटिव क्वांटिटीज़ को एक साथ, जैसे 25, फिर -5 को इधर लिख देते हैं, देन कम्स -10, देन कम्स प्लस 15 एंड देन प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको एक साथ ऐड कर लेते हैं और इनको एक साथ कर लेते हैं। 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15 becomes 40 और प्लस 10 is 50, minus -5 minus 10 becomes -15, अब 50 minus 15 is 35। ठीक है, so now therefore Jack's total score at the end is, कितना है उसका स्कोर, 35। That's it। ठीक है, so this was question number 2. Next we'll be doing question number 3. Hi everyone, today we'll be doing NCERT class 7 chapter 1 integers and exercise 1.1. So question number 3 is, at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degree on Tuesday। यानी कि मंडे को कितना था टेम्परेचर was -5 degree Celsius on Monday and it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday। यानी कि टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री, और कितना ड्रॉप हुआ ट्यूसडे को, बाय 2 डिग्रीज। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है ये हमको बताना है। देन ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मंडे को कितना हुआ, वेंसडे को ये बढ़ गया बाय 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि हमको ट्यूसडे और वेंसडे का टेम्परेचर बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर इज इक्वल टू, कितना था मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर, -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर इज ड्रॉप्ड बाय, कितना ड्रॉप होगा टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, इट विल बी टेम्परेचर ऑन मंडे, ड्रॉप हुआ यानी कि कम हुआ, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ व्हाट, मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, यही तो हुआ। दिस इज -5 -2
इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया ट्यूसडे का टेम्परेचर? ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इज दिस। देन टेम्परेचर ऑन वेंसडे एट श्रीनगर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना हो जाएगा टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे +4 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना था? ट्यूसडे का टेम्परेचर अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज -7 डिग्री सेल्सियस और +4 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो वेंसडे का टेम्परेचर कितना मिल गया हमको? -3 डिग्री सेल्सियस। सो विल बी राइटिंग द आंसर। Thus the temperature on Tuesday and Wednesday was, Tuesday को कितना है? -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस, और आगे क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जिस सीक्वेंस में डेज लिखे हैं उसी सीक्वेंस में उनके टेम्परेचर्स लिखे हैं। ठीक है, so it is very important to write respectively. Clear? Okay, so this was question number 3. Next we'll be doing question number 4. Hello everyone. आज हम करेंगे NCERT Class 7 Chapter 1 Integers Exercise 1.1 का question number 4. Now the question is, a plane is flying at a height of 5,000 meters above the sea level. Sea level क्या हो गया? ये है हमारा सी लेवल। सी लेवल आपको क्यों बताया गया? क्योंकि दिस इज द रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस क्या लिया है? सी लेवल। अब सी लेवल के ऊपर, ठीक, एरोप्लेन है। ठीक है, कितना ऊपर है? 5,000 मीटर्स। 5,000 मीटर। ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? ठीक है, दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? अब क्या है, देखो, पानी के ऊपर है एरोप्लेन, कितनी दूर पे? 5,000 मीटर इसका डिस्टेंस है। ठीक, विच इज दिस डिस्टेंस। अब ये ही सी लेवल जो है रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसके नीचे है सबमरीन। आपको पता है सबमरीन पानी के अंदर होता है। कितना नीचे है? 1200 मीटर्स। ठीक, अब ये कह रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो। सिंपल सी बात है, ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कई जगह आपको सोल्यूशन इस तरह से मिलेगा कि दोनों को माइनस कर दो। माइनस तो हम तब करेंगे ना जब हमारे रेफरेंस के एक ही साइड पे दोनों चीज़ें होंगी। हमारा रेफरेंस है ये, और एरोप्लेन है इधर, और सबमरीन है नीचे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस करके कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। क्या करेंगे? ऐड करेंगे दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट इक्वल टू, कितनी हाइट पे उड़ेगा प्लेन? 5,000 मीटर। यूनिट का ध्यान रखेंगे हमेशा। डेप्थ ऑफ सबमरीन इज व्हाट? डेप्थ ऑफ सबमरीन इज 1200 मीटर। ठीक, नाउ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन will be the sum of both, which is 5,000 meters and plus 1200 meter. Let's calculate. This will be 5,000 plus 1200. That is 6,200 meters. Or we can also convert it to 6.2 kilometers. ठीक, so this is the answer. Thus the vertical distance between the aeroplane and the submarine is 6,200 meters. क्योंकि क्वेश्चन में हमको मीटर में ही दिया है, तो हम मीटर में ही अपना आंसर लिखेंगे। क्लियर?
So this was question number 4. Next we'll be doing question number 5. Hello everyone. आज हम करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5. So what's question number 5? Mohan deposits 2,000 rupees in his bank account and withdraws rupees 1,642 from it the next day. ठीक, कितना डिपॉजिट किया 2,000 और कितना विड्रॉ किया रुपीज़ 1,642. इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पैसा निकालने का जो अमाउंट है वो हम दिखा रहे हैं बाय नेगेटिव इंटीजर. सीधी सी बात है, पैसा मेरे अकाउंट से माइनस हो जाएगा अगर मैंने निकाल लिया तो, ठीक है ना. तो उसको हम नेगेटिव से दिखाएंगे. तो पैसे को डिपॉजिट करना हम किससे दिखाएंगे? बढ़ जाएगा मतलब ऐड करेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे. So the first part of the question is, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Deposit amount हम कैसे दिखाएंगे? मतलब positive integer या negative integer? पहला part of the question is this, and the second part is find the balance in Mohan's account after the withdrawal. पैसा डाला और निकाला, तो विड्रॉ करने के बाद कितना उनके अकाउंट में बचा, ये बता दीजिए. क्वाइट सिंपल. नाउ द फर्स्ट पार्ट, विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर. देन डिपॉजिट ऑफ अमाउंट टू द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, अगर निकालना हम नेगेटिव इंटीजर से बता रहे हैं तो अकाउंट में पैसे डालने को हम पॉजिटिव इंटीजर से बताएंगे. सिंपल. ओके, आगे बढ़ते हैं. फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट. ठीक, नाउ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट बाय मोहन कितना है? इज इक्वल टू रुपीज 2,000. टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट बाय मोहन, इट्स बाय मोहन नॉट द मोहन, इज इक्वल टू कितना पैसा उन्होंने निकाल लिया, विड्रॉ किया मतलब बाहर निकाल लिया, कितना होगा 1,642. नाउ बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल कितना हो जाएगा? अमाउंट डिपॉजिटेड एंड माइनस अमाउंट विड्रॉन. ठीक, विच इज रुपीज 2,000 minus rupees 1,642. Let's calculate this amount. ये हो गया 2,000 minus 1,642. करके देखें. This is 2,000 minus 1,642. I know the answer, but I want to calculate in front of you. तो ये हो जाता है 10 minus 2 is 8, 9 minus 4 is 5, and 9 minus 6 is 3. This is equal to rupees 358. तो कितना पैसा बचा उसके अकाउंट में? रुपीज 358. Hence the balance in Mohan's account after the withdrawal is कितना? रुपीज 358. So this is question number 5. Let's start question number 6. Hello everyone. Today we'll be doing NCERT class 7 chapter 1 in teachers exercise 1.1 question number 6. What's question number 6? Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to B. So this girl Rita, who was at point A, दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट जैसे कि हम नंबर लाइन में 0 को लेते हैं कि 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स. उसी तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट ए, जिससे रीटा वेंट टू द राइट साइड, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में शी वेंट. कितना? 20 किलोमीटर्स एंड शी रीच्ड पॉइंट बी. ठीक है, in the east direction. तो कितना distance she walked? She went 20 kilometers from A to B. ये distance. ठीक है. So if this is taken as positive,
तो इसका जस्ट ऑपोजिट है वेस्ट डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट ऑन द सेम रोड। अब क्या हुआ, यहाँ जाने के बाद रीता मूव्ड 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट। कहाँ से, इस पॉइंट बी से। Now this point B, यहाँ पे रीता है। अब यहाँ से she moved and she went 30 kilometers to this point। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर्स। ठीक, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट। यानी कि अगर अभी तक पॉजिटिव डायरेक्शन था, प्लस में हम लिख रहे हैं, तो अब हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक, तो if the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards the west? अगर east का डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर से लिख रहे हैं, तो वेस्ट का डिस्टेंस हम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट इट विद अ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि वो जस्ट ऑपोजिट है। अगर ईस्ट इधर है, दिस इज ईस्ट, देन दिस विल बी वेस्ट। ठीक है ना। तो a positive integer represents the distance towards east, then distance traveled towards west will be represented by a negative integer। ठीक है, so रीता, अब यहाँ पर आ गया लास्ट सेकेंड पार्ट, by which integer will you represent her final position from point A। अब उसकी फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, ठीक, ये हमें बताना है। तो रीता ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी that's 20 kilometers, basically plus 20 kilometers। ठीक है ना। और उसके बाद रीटा ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन, कितना, -30 किलोमीटर्स, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि ईस्ट में जाएंगे तो प्लस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेस्ट जा रहे हैं तो माइनस से दिखाएंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन कितना हो गया, 30 किलोमीटर्स था, तो डायरेक्शन कितना, कैसा होगा, डिस्टेंस -30 किलोमीटर्स। अब यह है डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए। अब ए से डिस्टेंस बताना है हमको फ्रॉम ए। ए पॉइंट कौन सा है हमारा, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए। यहाँ से ये डिस्टेंस हमको बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं, इट इज़ क्वाइट विजिबल कि हमको अब सिर्फ इतना डिस्टेंस बताना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, this is equal to 20 kilometers। ये गए, this distance is plus 20 kilometers, this distance is minus 30 kilometers। दोनों का सम निकाल लेते, जितना भी उसने ट्रैवल किया हम वही बता देंगे। so this is plus 20 kilometers और plus minus 30 kilometers, टोटल डिस्टेंस ही तो बताना है। so this is 20, ये हो गया प्लस माइनस -30, which is equal to -10 किलोमीटर्स। अब ये माइनस साइन हमको क्या बता रहा है, माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि ये जो 10 किलोमीटर्स उसकी पोजीशन है वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे वेस्ट की तरफ। नाउ रीता इज हियर, सो शी इज ऑन द वेस्ट साइड नाउ। Hence, we will represent the distance traveled by Rita from point A by a negative integer, that is -10 किलोमीटर। बताओ, अपने स्टार्टिंग पॉइंट A से रीता इस समय राइट हैंड साइड पर है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में है। बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन वी कैन से वो इस समय वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। Now we are doing NCERT class 7 chapter 1 integers exercise 1.1 question number 7. In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. हमें 2 स्क्वायर्स दिए गए हैं और हमसे कहा गया है इनको चेक कीजिए कि क्या ये मैजिक स्क्वायर्स हैं। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसके रो, हर एक रो का सम सेम हो
कॉलम्स में जो नंबर्स हैं उनका भी सम सेम हो और डायगोनल्स का भी सम सेम। तो रोज, कॉलम्स एंड डायगोनल्स तीनों ही चीज़ों का सम सेम आना चाहिए। रोज क्या होती हैं? रोज होते हैं जो नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं, दीज आर रोज, दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर डायगोनल्स। ठीक, इस स्क्वायर में देखेंगे तो ये हो गई हमारी रोज, ये हैं कॉलम्स और ये हो गए डायगोनल्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले स्क्वायर से। फर्स्ट वी कंसिडर द स्क्वायर 1 बाय एडिंग द नंबर्स इन रो 1 वी गेट। रो 1 कौन सा है? ये हमारा रो 1 है। ठीक है, लेट मी नंबर इट, रो 1, रो 2, रो 3। ठीक, तो क्या है रो 1? नंबर्स क्या है उसमें? 5 प्लस -1 प्लस -4। 5 प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है -1 प्लस माइनस फिर से -4 विच इज इक्वल टू 5 -5, क्योंकि -1 -4 बिकम्स -5 विच इज इक्वल टू 0। नाउ रो 2 चेक करते हैं। बाय एडिंग द नंबर्स इन रो 2 वी गेट, ये रही हमारी रो 2, -5 प्लस -2 प्लस 7। ये हो गया -5 प्लस माइनस बिकम्स -2 प्लस 7, दैट इज -7 प्लस 7 इक्वल टू 0। गुड। नाउ coming to row 3, by adding the numbers in row 3 we get 0 plus 3 plus that's 0 plus 3 plus -3 is equal to 0 plus 3 minus 3 equal to 0। ठीक, तो तीनों रोज में हमको सम कितना मिला? 0। अभी तक ठीक चल रहा है। अब चेक करते हैं कॉलम्स। ठीक है, सो कॉलम 1 ये है 1 2 3। तो कॉलम 1 क्या है? 5 minus 5 0। By adding the numbers in column 1 we get 5 plus -5 plus 0 is equal to 5 plus minus, ये है ना माइनस, प्लस माइनस becomes minus plus 0 which is equal to 5 minus 5 is 0। ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट, by adding numbers in column 2 we get, column 2 में numbers क्या हैं? -1, -2 and 3। -1 plus -2 plus 3। ठीक है, which is -1, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 plus 3 that is equal to -1 -2 becomes -3, -3 plus 3 0, -3 plus 3 is equal to 0। ठीक, now adding the numbers in column 3 we get, column 3 में क्या है? -4 7 और -3। -4 plus 7 plus -3 which is equal to -4 plus 7 plus minus होगा 3 which is equal to, अभी -4 -3 कितना हो जाएगा? -4 -3 becomes -7 plus 7 है, कितना हो गया? -7 plus 7 becomes 0। तो तीनों ही कॉलम्स के सम भी हमको कितने मिले? 0। अब हमें लास्ट क्या चेक करना है? डायगोनल्स। तो चलिए पहला डायगोनल देख लेते हैं। 5 -2 -3, 5 plus -2 plus -3 is equal to 5 -2 -3 which is equal to 5 minus 5 equal to 0। वेरी नाइस, पहला डायगोनल भी हमको 0 मिल गया। अब अगर हमें अगला डायगोनल, दैट इज द सेकेंड डायगोनल, ये भी हमको 0 मिल जाए तो ये एक मैजिक स्क्वायर होगा। लेट्स चेक।
जो नेक्स्ट डायगोनल है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं? -4 -2 0, -4 प्लस -2 प्लस 0, -4 प्लस माइनस हो जाता है -2 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू -6। ओहो, इस -6 की वजह से ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इस डायगोनल का सम है -6, जबकि बाकी सब स्क्वायर्स और कॉलम्स और दूसरे डायगोनल का सम कितना आया? 0, मगर इसका सम आ गया -6। इस -6 की वजह से ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ठीक ना, बिकॉज सम ऑफ वन डायगोनल इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1 इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे दूसरा स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर क्या है? लेट मी टेक द स्क्वायर, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वहाँ ले चलते हैं इसको। कॉपी, यहाँ पे लिखते हैं इसे। ठीक, चलो अब हमको इस स्क्वायर को चेक करना है। ठीक, सो अब इसमें मार्क कर लें, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3, लेकिन यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे कहाँ? गड़बड़। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पेस्ट इट हियर। Here it is fine. Okay, so मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फटाफट चेक करते हैं इनको। तो रो 1 में क्या है नंबर्स? 1 -10 0। नाउ वी कंसिडर द स्क्वायर 2 बाय एडिंग द नंबर्स इन रो 1 वी गेट 1 प्लस -10 प्लस 0। This is equal to 1 minus 10 equal to -9. ठीक, then next by adding the numbers in row 2 we get रो 2 क्या है? ये रही रो 2, -4 plus -3 plus -2 which is equal to -4, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा -2 विच इज़ -4 -3 बिकम्स -7 -2, ये हो गया -9। ठीक, चलिए अब चेक करते हैं फॉर द थर्ड रो। थर्ड रो क्या है? ये रही हमारी थर्ड रो। दिस इज -6 प्लस 4 प्लस -7 which is equal to -6 plus 4 -7, क्योंकि ये प्लस माइनस विल बिकम माइनस। अब पहले ये माइनस और ये माइनस कर लेते हैं, -6 -7 बिकम्स -13 प्लस 4 इज इक्वल टू -9। ठीक, अभी तक सही चल रहा है। ऑल द 3 रोज हमको क्या सम मिला है? -9 -9 -9। अगर कॉलम्स और डायगोनल्स भी -9 हो जाएंगे तो दिस विल बिकम अ मैजिक स्क्वायर। Let's check for column number 1. Column number 1 क्या है? 1 -4 -6. So this is 1 plus -4 plus -6. This is equal to 1. ये प्लस माइनस हो गया -4, ये प्लस माइनस हो गया -6. This is equal to 1 minus 10, that is -9. ठीक, now we'll be checking for column 2, और कॉलम 2 क्या है? -10 -3 और 4। -10 प्लस -3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू -10, ये प्लस माइनस बन जाएगा -3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 4, -10 -3 becomes -13 और +4 which becomes -9. ठीक है, then by adding the numbers in column 3 we get, column 3 में कौन कौन से numbers हैं? This is column 3. तो column 3 में क्या है? 0 -2 -7,
0 plus minus 2 plus minus 7, which is equal to 0 minus 2 minus 7 equal to minus 9. So अभी तक हमें सब सेम मिल रहे हैं, तो कॉलम्स हैं इनके भी सम आ गए हैं, -9 -9 -9. अब क्या चेक करेंगे? डायगनल्स के सम. सो लेट्स चेक विद द डायगनल्स बाय एडिंग द नंबर्स इन द डायगनल्स वी गेट. पहला डायगनल क्या है, नंबर क्या है उसके? 1 -3 -7. 1 plus -3 plus -7, which becomes 1 plus minus becomes -3 plus minus becomes -7. This is equal to 1 minus 10, that is -9. Very nice. अब the last diagonal, let's see. Last diagonal कौन सा है? 0 -3 -6. लगता है यहाँ काम बन जाएगा. 0 plus -3 plus -6, which is equal to 0 plus minus is -3 plus minus is -6, which is equal to -9. That's it. So diagonals के सम भी आ गए -9, सारे रोज के सम -9, सब कॉलम्स के सम -9 और डायगनल्स का सम भी -9. So this is a magic square. ठीक है. सो दिस नंबर 2 पे जो भी स्क्वायर है ये एक मैजिक स्क्वायर है. वाई? बिकॉज सम ऑफ ईच रो, ईच कॉलम एंड डायगनल इज इक्वल टू -9. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7. क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो नेक्स्ट विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8. We are doing NCERT class 7, chapter 1 integers, exercise 1.1. 8th question. Verify a minus minus b is equal to a plus b for the following values of a and b. हमको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू दी गई है a और b के लिए, क्या उस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी, विच इज़ लाइक a माइनस माइनस b इक्वल टू a प्लस b. हमको कंपेयर करना है. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वैल्यूज़ वेरीफाई होती हैं. ठीक है, बस यही करना है हमको. दोनों को वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है और दोनों को कंपेयर कर देना है. दैट्स इट. स्टार्ट करें. चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन. a इज इक्वल टू, a कितना दिया है हमें? a दिया है 21 और b दिया है 18. ऑलवेज रिमेंबर वट एवर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन वो हमें सबसे पहले लिखना होता है. ठीक, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अब हमको क्या वेरीफाई करना है? टू वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी. ये भी हमें क्लियर है. तो अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी. सॉरी, केवल लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले. ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है? 21 माइनस माइनस 18. ठीक, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 21 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 39. ठीक, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं. दैट इज a प्लस बी. तो a कितना है? 21. b कितना है? a प्लस b है 18 विच इज़ अगेन इक्वल टू 39. तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, 39 इक्वल टू 39, हेंस द वैल्यू ऑफ a एंड b इज वेरीफाइड. ठीक है, LHS इज इक्वल टू व्हाट? a माइनस माइनस b. ठीक, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये वैल्यूज़ आर वेरीफाइड. ठीक, वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकालो, दोनों अगर सेम आ रहे हैं. भाई देखो यहाँ उन्होंने एक्सप्रेशन क्या दिया है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल. अगर ये कह रहे हैं इक्वल तो हमें इक्वल प्रूफ करना है. अगर ये कहते हैं ग्रेटर प्रूफ करना है, अगर ग्रेटर है तो वो भी प्रूफ हो गया. ठीक, वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन हमको वो प्रूफ करना होता है. ठीक,
चलिए अब सेकेंड देखते हैं इसी का. Where the value of A is 118 and value of B is 125. Let's see. From the question, A is equal to 118 and B is equal to 125. To verify, हमको यही वेरीफाई करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A माइनस माइनस B. इसको कैलकुलेट करें. A कितना है? 118 माइनस माइनस 125, which is again equal to 118 plus 125. ठीक है. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. दिस बिकम्स 243. नाउ ये हो गया हमारा LHS. लेट्स गो टू RHS. RHS क्या है? A प्लस B. A मतलब 118 प्लस 125 which is equal to 243. Since LHS is equal to RHS, 243 is equal to 243. यही तो आई दोनों की वैल्यू. Hence the value of A and B is verified. है ना सिंपल. सिर्फ दोनों की वैल्यूज निकालो. लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकालो. दोनों में देख लो. इफ दे आर इक्वल तो वो वेरीफाइड है वैल्यूज. अगर वो इक्वल नहीं आता है तो इट इज नॉट वेरीफाइड. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. A is equal to 75 and B is equal to 84. ठीक. अब इनके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 75 and B is equal to 84. वेरीफाई क्या करना है? A माइनस माइनस B is equal to A प्लस B. टू वेरीफाई. अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे. A कितना है? 75 प्लस सॉरी माइनस minus 84, which is equal to 75. Minus minus becomes plus 84, which is equal to 159. ठीक. Now right hand side, A plus B. A कितना है? 75 plus 84, which becomes 159. Again, since LHS is equal to RHS, कितना है? 159 is equal to 159. यही तो आया LHS और RHS. तो फिर इक्वल आ गया ये. Hence the values of A and B is verified. Now the fourth part. A is equal to 28 and B is equal to 11. From the question. Oh, this is written twice. From the question. Just skip this. A is equal to 28 and B is equal to 11. To verify, A minus minus B is equal to A plus B. Left hand side क्या है? A minus minus B. A कितना है? 28 minus minus B कितना है? 11. जहाँ पर A की वैल्यू लिखनी है वहाँ हम A सब्स्टिट्यूट करेंगे. जहाँ पर B है वहाँ हम B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. This becomes 28 plus minus minus becomes plus 11. This is 39. Now right hand side RHS A plus B, which is 28 plus 11, again 39. Now LHS is equal to RHS, which is 39 equal to 39. Hence the value of A and B is verified. Okay, so here we come to the end of question number 8. Quite simple, right? Chalo. Next we'll be doing question number 9. Today we are doing Maths NCERT class 7, chapter 1 integers, exercise 1.1. Question number 9. Use the sign greater than, less than or equal to in the box to make the statements true. ठीक है. अब इसमें फिर हमें यही करना है. लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, राइट हैंड साइड निकालना है और दोनों को कंपेयर कर देना है. विच एवर इज ग्रेटर और विच एवर इज लेस, एक अप्रोप्रिएट साइन यूज करेंगे. अगर इक्वल है तो इक्वल बता देंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज दिस. इसमें लेट स्टार्ट. पहले सबसे क्या करेंगे? LHS कैलकुलेट करेंगे. LHS इज व्हाट? -8
प्लस माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस होता है -4 which is equal to -12. Now let me see what RHS is. RHS है ये portion. This is -8 minus -4 which is equal to -8 minus becomes +4 which is equal to -8 plus 4 becomes -4. अब बताएं आप कि -12 इज ग्रेटर और -4 इज ग्रेटर. नेगेटिव नंबर्स में जिसका जो बड़ा नंबर होता है एक्चुअल में वो छोटा होता है, तो -12 इज स्मॉलर देन -4, तो ये साइन लगेगा. ठीक है, यहाँ पे हम क्या साइन लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. बी पार्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. लेट्स स्टार्ट विद LHS. -3 प्लस 7 माइनस 19 विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस 7 माइनस 19. अब ये -3 और -19 को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस बिकम्स -22 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू -15. ठीक है. अब इसी में राइट हैंड साइड देख लेते हैं. RHS इज इक्वल टू, ये हो गया राइट हैंड साइड, 15 माइनस 8 प्लस -9 विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8 प्लस -9. 15 माइनस 8 माइनस 9 बिकम्स -17. तो आंसर हो गया -2. अब बताएं -15 इज ग्रेटर और -2 इज ग्रेटर. -15 है LHS और -2 है RHS. बताओ कौन सा साइन लगेगा, विच इज़ ग्रेटर. ऑफ कोर्स नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये साइन लगेगा. डन. तो यहाँ पे आंसर हो गया दिस. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द C पार्ट. अगेन LHS is equal to 23 minus 41 plus 11. 23 plus 11 becomes 34 minus 41. कितना हो जाएगा, 34 minus 41, यानी कि करेंगे माइनस, माइनस में हुआ 7 और क्योंकि 41 बड़ा है तो साइन लगेगा बड़े का, बन गया -7. देखते हैं RHS कितना है. RHS इज इक्वल टू 23 माइनस 41 माइनस 11. तो ये हो जाता है 23 माइनस, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, -41 माइनस 11 बिकम्स -52 विच इज़ इक्वल टू, अब फिर वही -52 प्लस 23 माइनस करेंगे दोनों को, आंसर आ जाता है 29 और साइन बड़े का लगेगा तो ये बन जाएगा -59. ठीक है. अब -7 इज ग्रेटर और -29 इज ग्रेटर. अब तक तो समझ में आ ही चुका है हमें कि जो नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो ही बड़ा होता है. ठीक है. तो -7 इज ग्रेटर देन -29, तो ये साइन यहाँ पे लगेगा. ठीक है. चलिए नाउ द फोर्थ पार्ट. ये हमारा LHS है, तो LHS is equal to 39 plus -24 minus 15. This is equal to 39 minus 24 minus 15, which becomes 39 minus दोनों को ऐड करना होगा, ये हो जाएगा 9, 39 which is equal to 0. अब हम देख लेते हैं RHS कितना है. RHS is equal to 36 plus -52 minus -36. RHS is equal to 35
Plus minus becomes minus 52, minus minus becomes plus 36, which is equal to 35 और 36 को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 71 minus 52, which is equal to, दोनों को माइनस करें क्या आंसर आ जाएगा 20. This is 36, I'm so sorry. This is 36. 36. So this becomes 72 minus 52, which is 20. ठीक. Now 0 और 20 में which is greater? Of course 20 is greater. तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा? ये साइन लग जाएगा because right hand side is greater than the left hand side. Now doing the fifth part. Fifth part is what? Again, this is the fifth part. Now this is the left hand side. Let's calculate the left hand side first, which is equal to minus 231 plus 79 plus 51, which is equal to minus 231. इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? This will be 9 plus 1 10, 8 plus 5 is 13, और minus 231 plus 130 will be minus 101. ठीक है, तो LHS हमको कितना मिल गया? minus 101. अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं. RHS is equal to minus 399 plus 159 plus 81. This is equal to minus 399 plus 159 plus 81 becomes 240. And this is equal to minus 159. Now let's compare left hand side and right hand side. तो minus 101 और minus 159 में बड़ा कौन है? जो छोटा नंबर है नेगेटिव में वो ही बड़ा होता है. तो minus 101 is greater than minus 159. तो यहाँ पर साइन क्या लगेगा? Left hand side is greater than right hand side. So this was question number 9. Next we'll be doing question number 10. Today we are doing NCERT class 7 chapter 1 integers exercise 1.1 question number 10. Question number 10 says a water tank has steps inside it. You can see the steps inside a water tank. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at 9th step. ठीक है, I have made a simplified drawing for you जहाँ पर ये है हमारा first step where the monkey is sitting right now, and as we can see these are all the steps. This is step 1, step 2, step 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The water is at step 9. ठीक है. Now what is the question? The question is he jumps 3 steps down and then jumps 2 steps up. पहले वो 3 steps नीचे jump करता है and then 2 steps वापस ऊपर jump करता है. In how many jumps will he reach the water level? कितने jump लगेंगे? Let's see. First jump पे कहाँ पहुँचेगा ये monkey? Sorry. First jump पे 3 steps down. 1, 2, 3. कहाँ आ गया? Step 4 पे. तो we will write, let us consider steps moved down are represented by positive integers, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, 1 से 9 जाना है हमको. तो जो steps नीचे ले रहा है उसको हम positive से denote करेंगे, and then the steps moved up are represented by negative integers. तो पहला step क्या है? Initially the monkey is sitting on the top, that is the first step. यानी कि 1 पे वो already है. अब first jump पे क्या हुआ? He came back 3 steps. 1, 2 and 3. कौन से step पर आ गया? 4th step पर आ गया. तो क्या होगा यहाँ पे? In the first jump the monkey will be at 1 पर था plus 3, that is
फोर्थ स्टेप, ठीक, ना ही इज ऑन फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट इन द सेकेंड जंप में क्या होगा, वो 3 स्टेप्स नीचे आता है तो 2 स्टेप्स वापस ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में ये मंकी जाएगा वापस 2 स्टेप्स अप, दैट इज 1 एंड 2। तो कौन से स्टेप पे आ गया, सेकेंड स्टेप पर आ गया। तो दिस इज 4 - 2 दैट इज 1, सॉरी 2, सेकेंड स्टेप पर आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या, थर्ड जंप पे कहाँ आ जाएगा ये, 1 2 3, ये कौन सा स्टेप है, दिस इज फिफ्थ स्टेप। नाउ इस स्टेप पे अभी कहाँ था, 2, अब यहाँ से 3 जंप मारे, कहाँ आ गया, फिफ्थ स्टेप। और इन द नेक्स्ट जंप अब क्या होगा, वापस जाएगा 2 स्टेप्स, दैट इज 5 पे था -2 स्टेप्स विच इज़ लाइक थर्ड स्टेप। अब ये कहाँ तक आ गया, थर्ड स्टेप तक आ गया, क्योंकि ये वापस जाएगा, फिर जाएगा 1 2, थर्ड स्टेप आ गया। अब अगली जंप में क्या होगा, फिर से नीचे आएगा 1 2 3, तो ये आ गया 6 पर। लेट्स सी, ये है 3 पर, और अब फिर इसने जब नीचे 3 स्टेप्स जंप किया तो +3 विच बिकम्स 6। अब ये 6th स्टेप पर आ गया, ठीक है, 5th जंप में। अब 6th जंप में क्या होगा, 6 स्टेप से फिर से -2 करेंगे तो हो जाएगा 4th स्टेप। देखेंगे ये मंकी है 6th स्टेप पर, और ये गया ऊपर 1 एंड 2। अब कौन से स्टेप पर आ गया, 4th पर। अब क्या होगा, फिर से नीचे आएगा ये, तो ये आ गया 1 2 3, कौन से स्टेप पर आ गया, 7th स्टेप। तो 7th जंप में ये कहाँ आ गया, 4 + 3 = 7th स्टेप, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा, 7th स्टेप से फिर ये वापस ऊपर जाएगा -2 विच इज़ इक्वल टू 5, 5th स्टेप। अब क्या होगा, ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा, तो दिस विल बी 5, नीचे आने पे +3 कर रहे हैं हम विच इज़ इक्वल टू 8 स्टेप। इसे आना कहाँ तक है, ध्यान रखेंगे 9th स्टेप तक लाना है। अभी कहाँ तक आ गया, 8th स्टेप तक। नेक्स्ट विल सी कि ये 8 से वापस जब ऊपर जाएगा तो दिस विल बी ऑन स्टेप 6। एंड नाउ इन द 11th जंप मंकी कहाँ पहुँचेगा, 6 + 3 = 9 स्टेप, और पानी कहाँ था, 9th स्टेप पे। तो कितने जंप लगे इस मंकी को नीचे तक पहुँचने में, द मंकी टुक 11 जंप्स, ठीक है। तो +3 -2 +3 -2, क्योंकि एक ये नीचे आ रहा है और फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये करते करते कहाँ तक हमें जाना है, जब तक हमको यहाँ पर 9th स्टेप ना मिल जाए, ठीक। कौन से जंप में मिला, 11th जंप में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप में पहुँचेगा, 11 जंप्स में। वी गॉट द आंसर, ठीक। अब अगेन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब इनको वापस भी जाना है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स 2 स्टेप्स बैक इन ईच मूव। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द टॉप, अब की बार वो 4 स्टेप्स अप जा रहे हैं और 2 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, ठीक। लेट अस कंसिडर स्टेप्स मूव डाउन आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा अभी हो रहा था, एंड देन स्टेप्स मूव्ड अप आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। ऊपर जाने का नेगेटिव है और नीचे आने का पॉजिटिव है। अभी भी हम यही कर रहे थे, नीचे जब आ रहा था तो हम प्लस कर रहे थे और ऊपर जा रहा था तो माइनस कर रहे थे। सेम चीज़ अभी फिर करेंगे। इनिशियली द मंकी सिटिंग कहाँ पर है, अभी पानी पिया उसने, तो कौन से स्टेप पर है, 9th स्टेप पर है। तो अब क्या होगा, इन द फर्स्ट जंप द मंकी विल बी एट, अभी कहाँ था, 9th पे, और अब कहाँ जा रहा है वो, ऊपर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 9 - 4,
क्योंकि ऊपर कितना जा रहा है -4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5th स्टेप। अगले जंप में क्या, वो नीचे आएगा, तो 5 + 2 = 7th स्टेप। अब क्या करेगा, नीचे आया तो अब वापस ऊपर जाएगा, तो 3rd जंप में ही इज गोइंग अप का मतलब हो गया -4 विच इज इक्वल टू 3 स्टेप, 3rd स्टेप। अब क्या होगा, 4th जंप में ही विल बी गोइंग, 4th जंप में क्या करेगा, वापस नीचे आएगा, तो दिस विल बी 3 + 2 = 5th स्टेप। नेक्स्ट 5th जंप में 5 -4, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम माइनस कर रहे हैं ना, तो 5 - 4 = 1st स्टेप। पहुंच गया 1st स्टेप पर। तो कौन से जंप में पहुंचा, द मंकी रीच द 1st स्टेप इन द 5th जंप। Monkey took 5 jumps to reach back to the top step. That is the 1st step. I hope this question was clear. This is a very interesting question from this exercise. Now there we have another part. Quite simple. बस ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को. It is just based on its language. If the number of steps moved down is represented by negative integers, हमने यही किया ना, जहाँ से वो नीचे आ रहा था, जितने स्टेप वो नीचे आया, हमने नेगेटिव से उसको डिनोट किया। जब वो ऊपर जा रहा था तो हमने उसको प्लस स्टेप्स माने, ठीक। And the number of steps moved up by positive integers represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following. -3 + 2 -3 + 2 ये करते रहेंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमको -8 नहीं मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा बी पार्ट, बी में क्या था, 4 - 2, यहाँ पे हमको +8 चाहिए, ठीक है। Now in A, the sum -A represents going down by 8 steps. So what will be the sum? What will the sum 8 in B part represent? देखो, first part of the question is कि हमको represent करने हैं इसके moves in part 1 and 2 by completing the following, ठीक। तो देखिए, monkey moves, क्या मूव्स हैं उसकी पार्ट 1 में, पहले हम इसको बताते हैं। पार्ट 1 में उसकी मूव्स क्या थी, उसकी मूव्स थी -3 + 2, -3 + 2। कितने बार हुआ था, कितने जंप लिए थे उसने, 11 जंप्स लिए थे। सो व्हाट वाज इट, 1 2, कितनी बार लिखेंगे हम, यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे 11 टाइम्स। सो दिस इज -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, कितनी बार हो गया, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें करना कितना है, 11 -3 + 2 -3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आना चाहिए -8, ठीक। देखें आता है कि नहीं आता है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, -8 -3 कितनी बार देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो -3 -3 -3 -3 -3 6 टाइम्स, और +2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, +2 +2 +2 +2 +2, सारी 11 जंप्स यहाँ पर आ गई, क्योंकि फर्स्ट में उसने कितनी जंप्स ली थी, 11 जंप्स ली थी। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो -3 -3 6 टाइम्स बिकम्स -18, और +2 5 टाइम्स बिकम +10, विच इज इक्वल टू -8 मिल गया हमको राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें क्या करना था हमको, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो ये हैं उसकी मूव्स, ठीक। और पार्ट 2 में उसकी मूव्स कैसी हैं मंकी की,
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, ये -8, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंकी मूव्स इन पार्ट 1 represents monkey is going down. क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, अब चलिए सेकेंड पार्ट के बारे में भी बात करते हैं ना। मंकी मूव्स इन पार्ट 2। क्या होगा? इट इज गिवन बाय 4 - 2 so on 4 - 2 प्लस so on कब तक? इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे 4 - 2 प्लस 4 - 2 प्लस 4। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि उस समय उसने केवल 5 जंप्स लिए थे। वी सॉ दिस हियर मंकी टुक 5 जंप्स, इसलिए हमने केवल 5 जंप्स ही उसके कंसिडर किए हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 जंप्स, विच इज़ व्हाट? LHS सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 becomes 12 -2 becomes -4 which is equal to 8. That is RHS. ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मंकी मूव्स इन पार्ट 2 रिप्रेजेंट, ये मूव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दैट द मंकी इज गोइंग अप। मंकी इज गोइंग अप कितना? 8 steps. That's it, because it is a positive integer. So that's it with the question number 10. I really like this question because इसमें धीरे धीरे करेंगे आप, मतलब there is no hurry, don't try to apply any kind of formula. Every jump is to be counted. ठीक है, हर एक जंप काउंट करते चलिए। पहले में हमको वाटर लेवल दैट इज 9th लेवल तक आना है और सेकेंड में हमको टॉप लेवल पहुंचना है। दैट्स इट। नंबर ऑफ जंप्स आप काउंट करते रहिए, माइनस प्लस करते रहिए, एंड यू विल गेट द आंसर। यू विल नेवर गो रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन। सो here we come to the end of the exercise 1.1. Next we'll be doing exercise 1.2.